वेलकम टू जीएस नॉलेज ऑनलाइन स्टडी सेंटर। दोस्तों, इससे पहले मैं आपके बीच दो टॉपिक यानी दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आपका कमेंट सुन के, आपकी कमेंट्स देख के काफ़ी ज़्यादा मुझे इम्प्रेसिव लगा। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो हर एक भारतीय के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हर एक शख्स के लिए इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है जुडिशरी, जो लॉ से रिलेटेड है। किस टॉपिक से रिलेटेड है? लॉ से रिलेटेड है। जुडिशरी हमारे भारत के संविधान में वो अंग है जिसके द्वारा कानून की प्रतिक्रिया को दिखाता है, दर्शाता है। उसे हम जुडिशरी कहते हैं। हमारे भारत के संविधान में 3 अंग हैं। पहला अंग हमारा एग्जीक्यूटिव है। पहला अंग जो है हमारा लेजिस्लेटिव है। दूसरा अंग जो है एग्जीक्यूटिव है। और तीसरा अंग है जुडिशरी। अब हम आपको एक एक करके बता रहे हैं कि लेजिस्लेटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है और जुडिशरी क्या है। लेजिस्लेटिव का काम यह है टू मेक लॉ, कानून बनाना, टू मेक लॉ। हमारे जो एमपी जीत के जाते हैं लोकसभा में और हमारे एमपी जो राज्यसभा में हैं, बैठ के बिल पे डिस्कशंस करते हैं और डिस्कशंस करके लेजिस्लेटिव में, पार्लियामेंट में कानून बनता है और उस कानून को फिर हम फॉरवर्ड करके एग्जीक्यूटिव के पास भेजते हैं, यानी प्रेसिडेंट के पास। और जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तब वो साइन करते हैं। जैसे ही वो साइन करेंगे वो हमारा एक्ट हो जाता है, एक्ट हो जाएगा। एक्ट होने का मतलब हुआ वो कानून का शक्ल में तब्दीली हो जाता है। जब ये दोनों प्रोसेस, दोनों अंग कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो अंग आता है वो है जुडिशरी। जुडिशरी वो ब्रांच है लॉ का जहाँ पे मतभेदों को, कानून की व्याख्या को समझाया जाता है। अगर किसी तरह का मतभेद है, किसी तरह का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, किसी तरह का लॉ का वायलेशन है, तो जुडिशरी में चैलेंज होता है। सिर्फ जुडिशरी को ही पावर है इसकी समीक्षा करने का, बाकी किसी और की पावर नहीं है। इसलिए जुडिशरी को सुप्रीम कहा गया है। जुडिशरी को सुप्रीम कहा गया है। इससे पहले, जुडिशरी जानने से पहले कुछ और बात हम महत्वपूर्ण जान लें जुडिशरी के बारे में। जुडिशरी ये वो ब्रांच है, जुडिशरी वो ब्रांच है जहां पे कानून की मतभेदों को और सलटाता है और उसकी व्याख्या बताता है, उसी को हम जुडिशरी कहते हैं। और जुडिशरी इन दोनों के ऊपर निर्भर नहीं है, इन दोनों के ऊपर निर्भर नहीं है। जुडिशरी सुप्रीम है। सुप्रीम का मतलब ये हुआ इन दोनों से बेहतर है, इन दोनों से सबसे अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि चैलेंज जब होता है तो जुडिशरी का ही काम है उस लॉ को देखना कि कहाँ सही है और कहाँ गलत है। इससे पहले थोड़ी सी हम इसकी इतिहास जान लें। न्याय पहले भी था, उससे पहले भी था। संस्कृत शब्द न्याय कहाँ से आया? न्याय जो शब्द आया वो संस्कृत शब्द है। कौन सा शब्द है? संस्कृत। संस्कृत में इसको हम रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? रूल और मेथड। क्या कहते हैं? रूल और मेथड। इसका मतलब यही हुआ, न्याय का मतलब संस्कृत में रूल और मेथड। आपको समझ में आ रही है ना कि रूल और मेथड क्या है? तो ये संस्कृत शब्द है, संस्कृत में इसे हम रूल और मेथड कहते हैं। जुडिशरी इम्पार्शियल भी है। इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है? जुडिशरी इम्पार्शियल इसलिए कहा जाता है कि जुडिशरी किसी भेदभाव से प्रभावित नहीं है। जुडिशरी किसी के रंग पे डिसीजंस नहीं होता है, किसी की जाति देख के नहीं होता है, किसी की कास्ट देख के नहीं किया जाता है,
किसी की ऊंचा नीचा देख के नहीं किया जाता है, किसी का क्षेत्रवाद देख के नहीं किया जाता है। इसलिए जुडिशरी इम्पार्शियल है। हर एक भारतीय लोग को, हर एक भारतीय सिटीजन्स को ये अपना अधिकार है कि हम न्याय पे भरोसा रखें। न्याय ही उसकी आखिरी उम्मीद है। जब नीचे से वो हारते जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपना केस हार गया तो हाई कोर्ट में जाते हैं, जब हाई कोर्ट से हार जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। उन्हें उम्मीद रहता है कि सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम है, सबसे बड़ा कोर्ट, और उन्हें विश्वास रहता है कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो किसी भी पक्षपात नहीं करेंगे, किसी की रंग पे नहीं करेंगे, किसी की जाति पे नहीं करेंगे, किसी के क्षेत्रवाद पे नहीं करेंगे। वो वही फैसला देंगे जो कानून के नजर में सही है और कानून के नजर में गलत है। इसलिए जुडिशरी को इम्पार्शियल कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आप ये मेरी बात अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब आइए मैं कुछ स्ट्रक्चर की बात करता हूं। एक फिगर के जरिए आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा भारत में किस तरह का जुडिशरी जो है किस तरह फॉलो किया जाता है और इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है। स्ट्रक्चर इसका किस तरीके से, एक फिगर के जरिए मैं आपको समझा रहा हूं। ये देखिए, ये एक ट्रायंगल की तरह है। ये ट्रायंगल रहा। जो सबसे निचला स्तर होता है वो होता है विलेज। विलेज यानी गांव, जिसको हम लोग लोक अदालत कहते हैं। यानी वो फैसले जो हमारे गांव में सरपंच के द्वारा सल्टा दिए जाते हैं, सरपंच के द्वारा इसको सॉल्व कर दिया जाता है, उस हम कोर्ट को लोक अदालत कहते हैं। और ये कोर्ट कहाँ से शुरू होता है? हमारे गांव में। जब यहाँ से हमें संतुष्टि नहीं होती है तब हम ऊपर जाते हैं। उस कोर्ट का नाम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम जाते हैं। कहाँ जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं, यानी हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। अब इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारा दो कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारा दो कोर्ट होगा, एक सिविल होगा, एक क्रिमिनल होगा। ठीक है, सिविल कोर्ट, एक क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट किसे कहते हैं? वो कोर्ट जो हमारी प्रॉपर्टी, जो हमारे पैसे के लेन देन, किसी तरह का एग्रीमेंट पे सहमति ना बनना, किसी तरह एग्रीमेंट का टूटना, जो इस तरह से संतुष्टि नहीं होता है, तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिविल कोर्ट के थ्रू जाते हैं। क्रिमिनल कोर्ट ये भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही अंग है। ये किस तरीके से जाएंगे? अगर मान लीजिए किसी ने क्राइम किया इंटेंशनली, जानबूझकर, जैसे मान लीजिए मर्डर किया, रेप किया, चोरी किया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया, तो ये वायलेशंस है, इंटेंशनली है, तो किसके कैटेगरी में आएगी? क्रिमिनल कोर्ट। किसके अंदर में आएगी? क्रिमिनल कोर्ट। तो ये दोनों कोर्ट कहां पे है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। मान लीजिए हमने सिविल कोर्ट के तहत गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और यहां से हम हार गए, हमारी संतुष्टि नहीं हुई, तब हम कहां एस्केलेट करेंगे? हाई कोर्ट। कहां जाएंगे हम? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहां पे रहता है? जो इंसान, जो भारतीय जिस राज्य में रहता है उस राज्य के राजधानी में हाई कोर्ट है, और वहां पे हाई कोर्ट से हमें उम्मीद रहती है कि हम जीतेंगे। अगर मान लीजिए वहां पे भी मुझे निराश हुआ, वहां से भी हम हार गए, तब हमारी सबसे आखिरी उम्मीद और सबसे हम एपेक्स कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को हम एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, और वो एपेक्स कोर्ट कहाँ है? जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट। इसी कोर्ट को हम लोग एपेक्स कहते हैं। हमारे भारत में इसके ऊपर और कोई कोर्ट नहीं है, ये आखिरी कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट से जो हमें डिसीजंस मिलेगा, चाहे हमारे पक्ष में हो चाहे मेरे पक्ष में ना हो, इसके डिसीजन से हमें संतुष्टि करनी पड़ेगी। और ये कहां पे है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली पे है। न्यू दिल्ली जो भारत की राजधानी है, भारत की जहां पे राजधानी है, हम वहां की बात करते हैं। आइए अब इसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ हम जाने कि सुप्रीम कोर्ट का इतिहास क्या है। सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट
1950 में। एट नई दिल्ली, एट नई दिल्ली। एट प्रेजेंट जो आज के डेट में करंट चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना जो है वो करंट चीफ जस्टिस हैं। वो आज के डेट में भारत के 48 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी 48वां चीफ जस्टिस जो है एन.वी. रमन्ना है। अगर हम इस सुप्रीम कोर्ट के इतिहास जानेंगे तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम क्या था? एच.जे. कान्हिया। एच फर्स्ट जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एच.जे. कान्हिया, वो पहले थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पहले जो थे उनका नाम था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एच.जे. कान्हिया। आज के डेट में करंट सुप्रीम कोर्ट में 33 जजेस हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसका जो बेंच का स्ट्रेंथ है, जो हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट का जज का बेंच स्ट्रेंथ है, यानी मैक्सिमम संख्या की हम बात करें तो मैक्सिमम 34 है, उससे ज्यादा अभी नहीं हो सकता है, जो एट प्रेजेंट करंट में 33 है। अब बात करते हैं उनकी सैलरी के। जब हम जानते हैं जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, यानी सुप्रीम मींस बड़ा कोर्ट, इससे बड़ा और भी कोई कोर्ट नहीं, तो उनकी सैलरी भी अच्छी होगी, मान सम्मान भी उनका अच्छा होगा। और आज के डेट में जो उनकी सैलरी जो मिलती है, जो सैलरी मिलती है उनकी इन हैंड में, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2,80,000 पर मंथ। मैं पर मंथ की बात कर रहा हूं, ईयरली नहीं बात कर रहा हूं, पर मंथ उनकी सैलरी इन हैंड 2,80,000 पर मंथ है। अपार्ट फ्रॉम सैलरी उनको और भी तरह तरह के बेनिफिट दिए जाते हैं, क्योंकि मान सम्मान की बात है, बड़े पद पे वो स्थापित है, इसलिए उन्हें फैसिलिटी मिलनी ही चाहिए, एकदम मिलनी चाहिए। इतने बड़े पद पे रहेंगे, क्यों नहीं मिले उन्हें? जबकि अदर जजेस की अगर हम बात करें तो उनकी सैलरी जो है, उनकी सैलरी जो अदर चीफ जजेस हैं उनकी सैलरी 2,50,000 पर मंथ है उनकी सैलरी। अब रही बात जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओथ की एबिलिटी और ओथ की देने की सेरेमनी जो है सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही है। ये तो सब सुप्रीम कोर्ट की जजेस और चीफ जस्टिस के बारे में हो गए, उनकी बेनिफिट्स के बारे में हो गए। आइए हम बात करते हैं, अगर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की अगर रिमूव करने की बात हो, रिमूव का मतलब क्या हुआ? उनको पद से हटाया जाए। अगर उनको पद से हटाया जाएगा तो क्या होगा? क्या इसका इतिहास अभी तक कहता है? भारत के आजादी होने के बाद जब से सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट हुआ है तब से भारत के इतिहास में क्या स्टेटस है रिमूवल ऑफ जजेस का? तो आइए हम उसके बारे में हम बात करते हैं। रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जहां तक रिमूवेबल ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट की सवाल है, आज की डेट में भारत के इतिहास में अभी तक कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ऑफिस से हटाया गया, कभी नहीं हुआ। एक बार इस तरह का हादसा हुआ था, एक बार इस तरह का वाकया हुआ था, जो वो ऑफिस में थे और उनका नाम जो हमारे सामने जो है वो उनका नाम था जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर रामास्वामी। अगर मैं इफ आई एम राइट, अगर मैं सही हूं तो उनका नाम था जस्टिस आर रामास्वामी। उनके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट प्रोसेस चला था। अब सवाल क्या होता है इम्पीचमेंट प्रोसेस? इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है?
तो यह वो प्रोसेस है जहां पे जो जज जो एक्टिंग ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी पे हैं, अगर उन्हें हटाया जाता है तो कानून की प्रतिक्रिया में उसे इम्पीचमेंट प्रोसेस कहा जाता है, जो इतनी आसान नहीं है। मान लीजिए पद बड़ा है तो उन्हें हटाना अपने पद से इतनी आसान नहीं है। उन्हें सबसे पहले इम्पीचमेंट प्रोसेस करने से पहले सबसे पहले फर्स्ट जो प्रोसेस है उन्हें हटाने का, वो प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट में एड्रेस करेंगे और ये कहेंगे इस जज के ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाया जाए। लेकिन उसके भी कई कंडीशंस है, लोकसभा में और राज्यसभा में उसे पारित करना पड़ेगा। पारित करने का मतलब क्या हुआ, उसे पास कराना पड़ेगा। लोकसभा में इसकी संख्या कितनी है, लोकसभा में कम से कम 100 एमपीज मींस प्रेजेंट और वोटिंग होना चाहिए, मींस जो लगभग 2/3 मेजोरिटी आता है। कितना आता है, 2/3 मेजोरिटी आता है। कहाँ, लोकसभा में। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो वहां की संख्या कितनी होनी चाहिए, 50 एमपी होनी चाहिए, प्रेजेंट और वोटिंग दोनों ही। इससे पहले 14 दिन का नोटिस पीरियड उन चीफ जस्टिस या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को पहले दिया जाता है कि आपके ऊपर इम्पीचमेंट की प्रतिक्रिया किया जा रहा है, ताकि उस 14 दिन के अंदर उस नोटिस को पढ़ें। और वो अपना भी उनके पास पावर दिया गया है कि उन्हें अपने बचाव रखने के लिए भी, डिफेंड करने के लिए, चाहे वो खुद डिफेंड कर सकते हैं, चाहे किसी अपने काउंसिल के जरिए वो अपना डिफेंड की पक्ष रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत के इतिहास में अभी इस तरह कभी नहीं हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पद से हटाया गया हो। ये पहला हुआ कि जो उनके प्रोसेस स्टार्टिंग हुआ था, लेकिन ये मोशंस क्या हुआ, लोकसभा में पारित नहीं हो पाया, जिसके वजह से वो अपने पद पे बने रहे। इस तरह हम कह सकते हैं कभी हटाया नहीं गया है। आइए अब हम बात करते हैं जुरिस्डिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जुरिस्डिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है, मीन्स पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जुरिस्डिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या है, हम जो बात कर रहे हैं जुरिस्डिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ अपना जुरिस्डिक्शंस है। उस जुरिस्डिक्शंस को हम संक्षेप में आपसे हम बात कर रहे हैं, संक्षेप में आपसे हम बता रहे हैं। उस पहला जुरिस्डिक्शंस जो है जुरिस्डिक्शंस, पहला है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस क्या होता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये वो प्रोसेस है जहां पे केसेस फर्स्ट टाइम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस कहते हैं। ये प्रोसेस किस तरह के होते हैं, जब कोई मतभेद, जब कोई डिस्प्यूट्स किसके बीच में होगा, तो डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंट्रल हो सकता है और स्टेट गवर्नमेंट या क्या हो सकता है, दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। इस तरह का एक केसेस सुप्रीम कोर्ट में आया था, कावेरी वाटर डिस्प्यूट। ये दो स्टेट्स के बॉर्डर के डिस्प्यूट्स में थे, पानी के लेकर, उस नदी के पानी के लेकर कि कौन ज्यादा, इस नदी का पानी कौन स्टेट ज्यादा यूज करेगा। वो कौन दो स्टेट्स थे, वो दो स्टेट्स थे कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कौन थे, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजंस दिया, इसके ऊपर डिसीजंस दिया। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जो कभी दो राज्य के बीच में हो सकता है, या केंद्र सरकार हो सकता है, या दोनों आपस की सरकारें स्टेट गवर्नमेंट हो सकते हैं। दूसरी प्रोसेस की हम बात करते हैं तो वो होता है एपीलेट जुरिस्डिक्शन, APPELATE
LLAT एपिलेट जुरिस्डिक्शन। ये क्या जुरिस्डिक्शन है? ये वो जुरिस्डिक्शन है अगर हम हाई कोर्ट से केसेस हार जाते हैं तो हम अपील करने के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो जिस प्रोसेस का अप्लाई करेंगे तो वो है एपिलेट जुरिस्डिक्शन। अचानक हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, इस प्रोसेस के तहत एपिलेट जुरिस्डिक्शन के तहत जाएंगे। तो यहाँ पे क्या डिसीजन निकलता है? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि करेक्शंस करने का। किसके डिसीजंस को करेक्शंस करने का? लोअर कोर्ट्स के डिसीजंस को करेक्शंस करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसलिए हम इस प्रोसेस को, पावर को एपिलेट जुरिस्डिक्शंस कहते हैं। जो तीसरी जुरिस्डिक्शंस है उसका नाम है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शंस। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शंस क्या है? ये भारत के संविधान में आर्टिकल्स 143 के तहत डिफाइन किया गया है। वो क्या है? यानी भारत का संविधान ये पावर देता है भारत के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि आप सुप्रीम कोर्ट को से कंसल्ट करें कोई ऐसा मैटर जो सोशल इंपॉर्टेंस है, लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को प्रेसिडेंट फोर्स नहीं कर सकते हैं, राय ले सकते हैं, लेकिन एप्लीकेबल नहीं है कि नहीं आपको ये करना ही है। इट्स जस्ट एन एडवाइस, इसलिए इसको हम एडवाइजरी जुरिस्डिक्शंस कहते हैं। और आखिरी जो सबसे है वो है रिव्यू। क्या नाम है? रिव्यू। रिव्यू का ही मतलब होता है कि फिर से उसको देखना। ये आर्टिकल्स, ये भारत के संविधान में आर्टिकल्स 137 आता है। ये क्या होता है? ये वो डिसीजंस है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजंस दे दिया तो फिर से अपने डिसीजंस को रिव्यू करने का पावर दिया गया है। और ये रिव्यू करने का पावर दिया गया। ये केसेस आया था फर्स्ट पार्टी रॉय वर्सेस वर्डे का 1973 में। ये केसेस क्या थे कि औरतें को एबॉर्शंस के बारे में केस थे, जिसमें हाई कोर्ट ने डिसीजंस दिया था कि औरतों का एबॉर्शंस को रोक दिया जाए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो इस डिसीजंस को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, मैं इसको रिव्यू करता हूं। स्टेट के पास पावर ये नहीं है कि इस चीज को प्रोहिबिट कर दे, क्योंकि ये प्राइवेसी ऑफ ह्यूमन राइट्स है और इसको अमेंडमेंट के तहत इसको सुधार किया गया। दोस्तों, इस तरह हम जो कुछ पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के आपके साथ डिस्कशंस किए और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ हम बताएं। हाई कोर्ट के बारे में और दूसरी कोर्टों के बारे में हम कभी और अगले वीडियो में या नेक्स्ट टाइम वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।